गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? करें आज की क्लास स्टार्ट। बच्चों, इस चैप्टर को हम 3 फेज में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कि हमने एक फेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना? मतलब फर्स्ट फेज में जनरल बातें हैं, सेकंड फेज में एचआरएम के रिगार्डिंग हमें कुछ बातें करनी है, और थर्ड फेज में जो फर्स्ट फेज है उसी की डिटेलिंग है। ठीक है, एक फेज कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड फेज आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले फर्स्ट फेज का रिवीजन करेंगे। ठीक है ना? आप मुझे बताओ, स्टाफिंग फंक्शन जरूरी है या नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट इज दैट फंक्शन विच इज द बेस फॉर ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सीधा सीधा विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम बात करते हैं किसकी? स्टाफिंग के मीनिंग की। क्या होता है स्टाफिंग का मीनिंग? थर्ड वाली डेफिनेशन बताओगे? कहाँ पे? सॉरी, थर्ड वाली बोल रहा हूँ, ऑर्गेनाइजिंग क्या था? सेकंड वाली। स्टाफिंग इज प्राइमरली कंसर्न विद हायरिंग द राइट पीपल विद द राइट टारगेट स्किल्स, ठीक है ना, फॉर द राइट पोजीशन और एट द राइट टाइम। ठीक है ना? चार बातें वापस से बोलो। इट इज अ प्रोसेस which is concerned with hiring the right people with the right target skills for the right position at the right time। ठीक है ना? फर्स्ट वाली की अगर बात करें, स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce। मुझे बताओ कि ये हमारी किसको फिल करता है? स्ट्रक्चर को फिल करता है। किसको फिल करता है? स्ट्रक्चर केवल बनाना ही जरूरी नहीं है, उसको अच्छे लोगों से फिल भी करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता भी है सीबीएसई में, अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस भी नहीं किया, अभी ऐसे मन में आ रहा है तो पूछ ही लेता हूँ। विप्रो के चेयरमैन रहे हैं अजीम प्रेम जी। वो बोलते हैं कि हमारी एसेट्स रोज आ जाती है हमारे यहाँ पे और शाम को अपने घर पे चली जाती है। विच एसेट इज रेफर्ड इन द गिवन केस? ह्यूमन रिसोर्स है। बहुत सिंपल, बहुत आसान। हमारी एसेट्स रोज आ जाती है और रोज चली जाती है शाम को अपने घर पे। ठीक है ना? तो ह्यूमन रिसोर्सेज की यहाँ पे क्या की जा रही है? बात की जा रही है। बात करते हैं बच्चों स्टाफिंग के फीचर्स की। बोलो क्या होते हैं स्टाफिंग के फीचर? वाइड स्कोप ऑफ आईपीसी डील्स विद पीपल। वाइड स्कोप ऑफ आईपीसी डील्स विद पीपल। वाइड स्कोप स्टाफिंग का क्या है? वाइड स्कोप है। आज के फेज में हम देख लेंगे कि वाइड स्कोप क्यों है। अभी तक तो कह ही रहे थे, आज देख भी लेंगे, समझ भी लेंगे कि हाँ क्यों है। बिकॉज इतनी बातें तो हमारी पहले भी हुई है कि स्टाफिंग के अंदर जस्ट लिमिटेड एक्टिविटीज नहीं होती है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। यस और नो? जो आज किसका रूप ले चुकी है? एचआरएम का। किसका रूप ले चुकी है? एचआरएम का। ठीक है, स्टाफिंग के अंदर हमें बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, इसका वाइड स्कोप है। वाइड स्कोप ऑफ आईपीसी, आई फॉर इंटीग्रल पार्ट। ये मैनेजमेंट प्रोसेस का क्या है? इंटीग्रल पार्ट है। इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, बिकॉज सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म ही कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स करता है, तो इसको तो बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। पी फॉर परवेसिव। ये परवेसिव है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लगता है, हर जगह लगता है, हर एक लेवल पे लगता है, वेदर वो टॉप लेवल हो, मिडिल हो, लोअर लेवल। तो परवेसिव है। आईपीसी, सी फॉर कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है। क्यों है कॉन्टिन्यूस फंक्शन? बिकॉज नए वाले ऑर्गेनाइजेशन को तो चाहिए होती है, फिर जब नया ऑर्गेनाइजेशन पुराना बन जाता है तो कुछ एम्प्लॉयज आते हैं, कुछ एम्प्लॉयज जाते हैं, है ना, कुछ रिजाइन करके चले जाते हैं, कोई बेसिकली परमानेंट, किसी का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो बहुत सारी चीजें होती है, लोग आते आते रहते हैं, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाता है। आईपीसी डील्स विद पीपल। ये फंक्शन किसको डील करता है? लोगों से डील करता है। किससे डील करता है? बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। एफबी की ग्रोथ के लिए हमें उसका सेटिस्फैक्टरी यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। एफ फॉर फिलिंग जॉब विद कॉम्पिटेंट पर्सोनल। ये किससे फिल करके देता है? हमारी पोस्ट को किससे फिल करके देता है? कॉम्पिटेंट पर्सनल से फिल करके देता है। फिलिंग जॉब विद कॉम्पिटेंट पर्सनल। हेडिंग हेडिंग रिकॉल करा रहा हूँ। बी फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अच्छे बंदे आएंगे, कॉम्पिटेंट बंदे आएंगे तो परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। एफबी की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड
सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ठीक है ना। अच्छे लोग आएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो हम सर्वाइव भी कर पाएंगे और ग्रो भी कर पाएंगे। एफबी की ग्रोथ के लिए हमें उसका सेटिस्फैक्ट्री, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, अच्छे लोग आएंगे, अच्छा काम परफॉर्म करेंगे तो हम उनसे खुश रहेंगे और वो हमारे से खुश रहेंगे। एफबी की ग्रोथ के लिए हमें उसका सेटिस्फैक्ट्री यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग की हेल्प से हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं। यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, स्टाफिंग इज नीडेड इन बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग, अरे क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग की जरूरत बच्चों में कहां पे होती है? न्यू और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में, दोनों में होती है। नए में तो कब परफॉर्म करना पड़ेगा हमें स्टाफिंग? पहले प्लानिंग करेंगे, देन हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे और फाइनली स्टाफिंग करेंगे। और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, लगातार हमें ये फंक्शन को परफॉर्म करना होता है। बिकॉज हम प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग तो ऑलरेडी करके रखे होंगे, एक्टिविटीज हमारी चल रही होगी, लेकिन अभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों स्टाफिंग प्रोसेस, क्या है? इट इज अ 8 स्टेप प्रोसेस। जनरली तो 5 स्टेप होते हैं, कितने होते हैं? ओवरऑल की बात करोगे तो कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है ना। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में शुरू के 5 कौन परफॉर्म करता है? स्टाफिंग। और बाद के 3? ए, छोटे में पूछा है, छोटे में सारे के सारे कौन करेगा? मैंने उसे 2 टुकड़ों में, हमारी नींद नहीं उतरी है अभी, ठीक है ना। शुरू के 5 भी और बाद के 3 भी कौन परफॉर्म करता है? स्टाफिंग। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में शुरू के 5 कौन, अब बाद के 5 सॉरी बाद के 3, बाद के 3 एचआर हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन जिन स्टेप की आप बात कर रहे हो वो स्टेप तो रिकॉल कराओ हमें। करो ना, यहीं से शुरू करोगे या प्लानिंग से एक बार ही बोलते हैं? नहीं बोलो, आप जैसे इजाजत दोगे वैसे करेंगे, यहीं से ही। पहला, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये करने के लिए हमें 2 कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, वर्कलोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस। बहुत अंदर जाके डिटेल में रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है ना। कभी बाद में कराऊंगा, आप समझ में तो आ रहा होगा तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसके अंदर 2 हो गए, देन क्या करेंगे हम? अच्छा चलो ये बता दो, आगे भी चलने से पहले, ये वाला जो रिक्रूटमेंट है इसको कब परफॉर्म करेंगे हम? रिक्रूटमेंट को कब परफॉर्म करेंगे हम? हाँ बोलो। जब क्या होगा? जब अंडर स्टाफिंग हो रखी होगी, मतलब वर्कलोड इज ग्रेटर देन वर्कफोर्स और वर्कफोर्स इज ग्रेटर देन वर्कलोड। वर्कलोड इज ग्रेटर देन वर्कफोर्स, बिकॉज काम की रिक्वायरमेंट मतलब आज भी ज्यादा आ रही है, उसको डिस्चार्ज करने के लिए ज्यादा लोग लगेंगे और अवेलेबल हमारे पास कम है, तो अंडर स्टाफिंग हो रखी होगी तो हायरिंग करेंगे। और अगर वर्कफोर्स इज ग्रेटर देन वर्कलोड होगा देन क्या करेंगे? तो ओवर स्टाफिंग हो रखी होगी, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में क्या करेंगे? नालायक, आज लास्ट चांस दे रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। कल से बाहर ही रही हो वरना। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं कहाँ पे था? ए, लास्ट चांस के पहले भी आ जाना, लास्ट चांस। तुझे तो 5 तारीख से चांस ही मिल रहा है। हाँ जी, ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग की बात कर रहे थे कि अगर वर्क फोर्स ज्यादा हो जाएगी, किससे? वर्कलोड से, तो अपने को रिक्रूटमेंट वाले स्टेप पे आने की जरूरत, ये प्रोसेस वहीं पे सांस तोड़ देगी। हाँ बोलो ना, क्यों करेंगे हम रिक्रूटमेंट? क्यों करेंगे? ऑलरेडी वर्कफोर्स क्या है, ज्यादा है, उन्हें देख के वैसे ही खून खोल रहा होगा, फ्री फंड में सैलरी जा रही है ना वैसा। ठीक है, रिक्रूटमेंट चलो रिक्रूटमेंट हो गया, मैं नहीं पूछ रहा हूँ रिक्रूटमेंट क्या होता है, बस ये बता दो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये पॉजिटिव प्रोसेस होती है। देन उसके बाद क्या करेंगे? सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होगा, मतलब ये कौन सी प्रोसेस होती है? नेगेटिव प्रोसेस होती है, ठीक है। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, अरे तुम बोलो, मैं क्यों बोल रहा हूँ। पहले प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होगा। अच्छा, कभी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता हो? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, देन उसके बाद क्या होगा? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब काम सिखा भी दिया, अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
और नहीं, हम एक्सपेक्ट नहीं करते, वो तो हमें परफॉर्म ही करना है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला वैसे परफॉर्म करेगा जैसे हमने बताया है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन के बाद बताओ हम क्या करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल। देन क्या करेंगे, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। ये किसके बेस पे होगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पे। और फाइनली कॉम्पनसेशन। हमें कॉम्पनसेशन पॉलिसी ड्रॉ करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप अच्छे लोगों को रोक के रखना चाहते हो या अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पनसेशन पॉलिसी बड़ी साउंड होनी चाहिए, है ना, बिकॉज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और मनी एक्ट एज अ बेसिक मोटिवेटर फॉर एनी पर्सन टू डू वर्क। यस और नो, आगे चल सकते हैं। इतना मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ पे एक फेज कंप्लीट हो जाता है। सेकंड फेज की आज बात करते हैं। देखो जितना भी हमने बोला ना वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है ना। और खुशी की बात बच्चों ये है कि हम 3 फंक्शन की प्रोसेस कर चुके हैं, और आई होप आप कभी भी जब भी मैं आपसे तीनों फंक्शन की प्रोसेस बैक टू बैक चिपक के पूछूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बता सकते हो। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? हाँ, बता देंगे चिपक के। चलो आगे, स्टाफिंग एंड एचआरएम। आज बात करनी है हमें स्टाफिंग की और एचआरएम की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाम तो सुना ही होगा, एचआरएम, ठीक है ना। देखो 2-3 बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उनको ऐसे बता देता हूं, कभी कुछ बच्चों के माइंड में कुछ कंफ्यूजन चल रही हो। एक होता है एचआरडी, कौन होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना। और उसके अंदर होता है एचआर मैनेजर, या जिसको सिंपली एचआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एचआर। मतलब प्रॉपरली तो बोलना चाहिए एचआर मैनेजर, लेकिन लोग क्या है कि आजकल शॉर्ट फॉर्म का जमाना है तो एचआर बोल देते हैं कि हमारा एचआर है, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक होता है एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अंदर एचआर मैनेजर होगा। एचआर मतलब ऐसे मत बोलो एचआरएम, उसका क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी फिर। एचआर मैनेजर ही बोलो उसे, ठीक है ना। कि कौन होता है, एचआर नहीं, एचआर, एचआर मैनेजर होता है, ठीक है ना। वो एचआर मैनेजर एचआरएम करता है। मुझे मैं ही भूल गया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है? चलो वर्मा जी बताओ। के अंदर एचआर मैनेजर है, हाँ, वो एचआर मैनेजर एचआर मैनेजमेंट यानी कि एचआरएम परफॉर्म करता है। तीनों चीजों में मतलब तीनों टर्मिनोलॉजी जो है अलग अलग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, बच्चे क्या होते हैं बाद में पूछते हैं जी एचआरडी और एचआरएम में क्या फर्क है तो ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर बच्चों, जैसे कि हमारी पुरानी भी पहले भी बातचीत हुई है, किस रिगार्डिंग, एचआरएम के रिगार्डिंग या स्टाफिंग के रिगार्डिंग भी हुई है, कि स्टाफिंग का स्कोप क्या है, काफी वाइडर है। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला कि स्टाफिंग का स्कोप काफी क्या है, वाइडर है, जो आजकल किसका रूप ले चुका है, एचआरएम का। किसका, एचआरएम का। बिकॉज वो ऐसा क्यों है, बिकॉज पहले क्या होता था ना, हमारी नीड्स लिमिटेड थी। हमारी से मतलब है ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स लिमिटेड थी, तो वहां पे 5 ही परफॉर्म करने होते थे हमें स्टेप्स। फिर नीड्स हमारी कुछ और क्या हुई, अराइज हुई, तो फिर हमें 8 स्टेप परफॉर्म करने हो गए। आजकल 8 स्टेप को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, तो स्टाफिंग वालों से नहीं बनती बात। उसके लिए हमें कौन चाहिए, एचआर, एचआरएम चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और एक बड़ी कंपनी तो बना के रखती है एक सेपरेट डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं एचआरडी। क्या बोलते हैं, सीधा पढ़ना चालू करते हैं। मैंने जस्ट बेसिक चीजें बताई आपको, यहीं से टेक्स्ट पढ़ाता हूँ आपको। स्टाफिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स। ये तो हमने किस में भी देखा है, फीचर्स में भी देखा है कि स्टाफिंग फंक्शन परवेसिव होता है, इसको सारे के सारे मैनेजर क्या करते हैं। तुम बोलोगे भैया सारे के सारे परफॉर्म करते हैं, तो फिर वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले लोग क्या करेंगे? अरे पहले भी बताया है, काम तो वही परफॉर्म करेंगे, लेकिन इन्वॉल्वमेंट तो किसका भी रहता है, कंसर्न डिपार्टमेंट का, कंसर्न मैनेजर का भी तो रहता है। बिकॉज अल्टीमेटली जो बंदा, हायरिंग तो चलो वो करके दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारे अकॉर्डिंग ये बंदा बढ़िया है, लेकिन अल्टीमेटली जिस डिपार्टमेंट में जिस मैनेजर के साथ काम करना है उसको, उसकी भी तो अप्रूवल लगेगी ना। हाँ बोलो, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो उसी के साथ परफॉर्म करेगा ना। अगर उसको नहीं ये बोल रहा है बढ़िया बंदा है, इसके साथ ट्यूनिंग नहीं बन रही, जिसके साथ काम करना है, कहीं का बढ़िया बंदा है,
ट्यूनिंग ही नहीं बन रही जब, ठीक है ना। तो सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, वेदर वो टॉप हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे लोअर लेवल हो। हाउएवर इट्स स्कोप इज डिफरेंट इन स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। लेकिन स्टाफिंग का जो स्कोप होता है ना बच्चों, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में अलग स्कोप होता है और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग स्कोप होता है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो इनका नामो निशान खत्म कर दिया इन्होंने। जस्ट किसको ही लेके आते प्रैक्टिकली, तो एचआरएम को, मतलब एचआरडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एचआरडी बनाते हैं। स्टाफिंग को तो शहीद कर देते हैं पहले। चलो वैसे अगर नॉर्मली थियोरेटिकली जो हम पढ़ रहे हैं बुक में यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग दोनों में स्कोप अलग अलग कैसे होता है, स्मॉल में और लार्ज में। स्मॉल, अच्छा, स्मॉल में स्कोप, स्मॉल में स्टाफिंग का स्कोप कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? सोच सोच समझ के बताना। ज्यादा रहेगा, बिकॉज स्टाफिंग में जो स्टाफिंग फंक्शन है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में से 8 के 8 स्टेप परफॉर्म करने हैं, तो वहां पे उन्हीं के ऊपर ज्यादा लोड है ना। लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उनका स्कोप स्टाफिंग का कम होता है, बिकॉज उन्हें कितनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है? 5, बाकी 3 कौन करेंगे? और प्रैक्टिकली देखोगे तो इनका स्कोप होता ही नहीं है स्टाफिंग का, तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। बिकॉज बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजर, मतलब एचआर मैनेजर्स होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट होता है, और वहां पे वो स्टाफिंग को सबस्यूम कर लेते अपने में, मतलब वही परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली। तो ठीक है, पहला बुलेट फिर वापस से पढ़ लो अपने मन से, आपको समझ में आ गया क्या? कह रहे स्टाफिंग सारे के सारे मैनेजर परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसका जो स्कोप होता है ना, इसका जो दायरा होता है स्टाफिंग का, वो अलग अलग होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। छोटे में ज्यादा होता है, बड़े में कम होता है। ठीक है, आगे। इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? सारे मैनेजर्स की होती है, ठीक है ना। हालांकि काफी हद तक ऐसा बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है प्रैक्टिकली तो। लेकिन आगे देखो क्या बोल रहा है, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्दो स्टाफिंग फंक्शन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। इसने लिख भी दिया, कह रहे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी वैसे तो स्टाफिंग जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सबकी होती है, सारे मैनेजर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट लेकिन बात पूरी नहीं हुई अभी, आगे बोल रहा है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर अ सेपरेट डिपार्टमेंट। हमें एक सख्त जरूरत है, बहुत अर्जेंट जरूरत होती है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, किसकी? एक सेपरेट डिपार्टमेंट की, ऑल टुगेदर डिफरेंट डिपार्टमेंट की, कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। जिसे क्या बोलते हैं हम? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं, विद स्पेशलिस्ट, जिसके अंदर स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, टू मैनेज द पीपल, जो किसको मैनेज करते हैं? लोगों को मैनेज करते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब ये बता रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है बच्चों। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो जनरल मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जहां पे हम हर एक एक्टिविटी जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, किसको मैनेज करने के लिए पढ़ रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स को, लोगों को, इंसानों को मैनेज करने के लिए, हमारी टीम को, हमारे एम्प्लॉइज को मैनेज करने के लिए हम चीजें पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है, क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है ऑफ मैनेजिंग पीपल। देखो कितना आसान है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम किसको मैनेज करते हैं? लोगों को। अच्छा, वाहियात तरीके से या कोई ठीक ठाक तरीके से? और वो ठीक ठाक तरीका क्या होगा? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, सिंपल। अरे जैसे मन में आएगा वैसे कोई ना करेंगे, तरीके से करेंगे ना। और तरीके के लिए क्या है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट, टाइम से मैनेज करेंगे, और सबसे बेस्ट एंड बेस्ट जो हो सकता है, ऑप्टिमली जो हो सकता है, वैसे क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। फाइनली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कोई शक? इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, इसमें क्या आता है? ये तो उसमें भी आता है, स्टाफिंग में भी आता है, ये कौन सी बड़ी बात है? रुक तो जाओ, अभी आगे अगला टॉपिक तो देख लो, हल्की सी हेडिंग तो दिख रही होगी, ठीक है ना। रुक जाओ अभी, इतना ज्यादा क्या ही जल्दी मचा रहे हो। इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, यूटिलाइजेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन एंड मोटिवेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कुल मिला के इस बुलेट को याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कई सारी चीजें छुटी हुई भी है, मतलब बुक वालों ने एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन अगर तुम इसमें ये लिखोगे ना, बैक टू बैक चिपक के वो 8 हेडिंग लिख दोगे,
तो भी बात बन जाएगी। ठीक है ना, कोई बात नहीं, वो आगे अगले वाले टॉपिक में कवर कर लिया मैंने। ये तुम देख रहे होंगे ज्यादातर स्टेप किसके लिखे हुए हैं, किसके, स्टाफिंग के लिखे हुए, किसके लिखे हुए, स्टाफिंग के। अच्छा, स्टाफिंग पूरी प्रोसेस के जो बाद के 3 स्टेप है वो कौन परफॉर्म करता है, एचआरएम। और प्रैक्टिकली बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सारे ही कौन करता है, एचआरएम परफॉर्म करता है, वही लिखे। तुम बोलोगे भैया 1-2 मिसिंग है बीच में, जान दो, बुक पे इतना ऐसा मत करो कि भाई ठीक है हम बिल्कुल लकीर के फकीर हो जाएंगे कि जो बुक में लिखा है तो बस वही लिखा है। ठीक है ना, ठीक है उन्होंने यार लिख दिए, लेकिन और प्रैक्टिकली इसमें सारे आएंगे। ठीक है ना, तो इसको ऐसा ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं है, सारे स्टेप्स आएंगे। ठीक है ना, आप चाहे शुरू से बोलो एस्टिमेटिंग इट इंक्लूड्स, ऐसे बोलो ना, चलो बोलना चालू करो, इट इंक्लूड्स estimating the manpower requirement, recruitment, selection, placement and orientation, training and development, performance appraisal, promotion and career planning। इतना लिख दोगे तो भाई ऐसे एग्जामिनर तो वैसे फ्लैट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो खैर, फिर भी ये तो देखो जनरल जनरल हमने देख लिया। देखो अभी ना इसका जो सब टॉपिक है वो क्या है, पढ़ना, हेडिंग देखना एक बारी, स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द, जब भी आप इसे एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना तो पूरा उसने क्या बना के दिया, आपको पैराग्राफ बना के दिया है, और बच्चे उसकी पैराग्राफ में जस्ट ऐसे रीडिंग ले लेते हैं, उन्हें समझता ही नहीं, वो रटने की कोशिश करते हैं। अब 2 दर्जन नाम है, इनको रटने की कोशिश करते हैं, रटे ही नहीं जाएंगे। मैंने उन्हें एक फ्लो में लेके आया हमें, ताकि आपको माइंड में रिटेन करने में कोई ज्यादा लोड ना जाए। मतलब इसमें जैसे कई सारे टॉपिक, मतलब सेम टॉपिक कई बार ऐसे चल रहे कि वो कई बार रिपीट हो रहे हैं, बच्चा उसे हर बार रटने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो अलग अलग जगह लिखे है। ठीक है ना, तो मैंने जस्ट आपको क्या किया, मैंने इसको अरेंज करके ऐसे किया कि मैंने एक बार पढ़ाया आपको, और वो चीजें जब भी बार बार रिपीट होगी आपको वही क्लिक करेगा, रिवीजन भी हो जाएगा, ज्यादा लोड भी नहीं लगेगा माइंड को। ठीक है ना, चलो देखते हैं पहला क्या है बच्चों। चलो ठीक है, पहले मेरे को टॉपिक का मीनिंग बता सकते हो आप, स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय एचआर मैनेजर। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है, स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज, जो एक एचआर मैनेजर परफॉर्म करता है, किसको मैनेज करने के लिए, पीपल को मैनेज करने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। पहला है जॉब एनालिसिस। क्या है, जॉब एनालिसिस। अगर मैं इसको, ये लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसी को ही बहुत कम शब्दों में बोल रहे हैं, जॉब एनालिसिस। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट थोड़ा एक्सप्लेन करना, कितने लोग चाहिए, किस टाइप के लोग चाहिए, कब चाहिएंगे हमें, है ना, कितने हमारे पास अवेलेबल है, वर्कर लोड कितना है। तो ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं हम, जॉब एनालिसिस तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि कितने लोग चाहिए, किस किस टाइप के चाहिए, कब चाहिए, कितना काम है, कितने अवेलेबल है, तो जॉब एनालिसिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जॉब। चाहे तो उसे बहुत सिंपल शब्दों में जॉब एनालिसिस लिखो, चाहे तो एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट लिखो, बात एक ही है, सही सुनो। और उसके बाद बैक टू बैक चिपक के देखना 7 स्टेप, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, डेवलपिंग कॉम्पनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान। इंसेंटिव समझते हो आप, इंसेंटिव, इंटेंसिव नहीं बोल रहा हूँ, इंसेंटिव। इंसेंटिव होता है सामने वाले का फायदा है, ये एक टाइप का लालच है ना, एक टाइप का लालच। भाई सामने वाले एम्प्लॉइज कब काम करेंगे, जब हम उन्हें इंसेंटिव देंगे, क्या देंगे, कुछ तो लालच मिले उन्हें काम करने का, कुछ तो मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई मेरे पास ये मोटिवेशन है काम करने का। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि कॉम्पनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान डेवलप करना। क्या आपको क्या ये लगता है कि ये चीज रिपीट हो रही है यहाँ तक, और ये वापस से कितने मतलब कितने स्टेप लिख दिए मैंने, 8 स्टेप वही है, हल्का सा वो उन्होंने जॉब एनालिसिस लिखा, वो हमें बताइए एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट है। मुझे बताओ क्या एचआर मैनेजर ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे क्या, करें, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो यही करेंगे सारी एक्टिविटी परफॉर्म। समझ में आ गई आपको, ठीक है। अच्छा आगे देखना, कंडक्टिंग पर्सोनल रिसर्च, लोगों की क्या करना, रिसर्च करना, कंडक्टिंग पर्सोनल रिसर्च। ठीक है, उनकी रिसर्च करना कि भाई कौन बंद, जैसे हमने परफॉर्मेंस किस में किया था, अप्रेजल में किया था, क्या किया था,
परफॉर्मेंस अप्रेजल में किया था। अब ये तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में, अभी कोई बच्चे पूछ सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में और इसमें क्या फर्क है। इस परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम उस बंदे को इवैल्यूएट कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ये क्या लिखा है, कंडक्टिंग पर्सोनल रिसर्च, एम्प्लॉइज की क्या करना, रिसर्च करना। क्या करना, रिसर्च करना। तो रिसर्च कैसे करना कि जो बेसिकली जैसे हमारे यहाँ पे जो नई नई एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते जा रहे हैं, क्या करते जा रहे हैं, नई नई एक्टिविटीज परफॉर्म करते जा रहे हैं। लेट्स सपोज हमें क्या करनी है, दूसरी कोई डिवीजन क्या करनी है, क्रिएट करनी है। तो उसके लिए कौन कौन बेहतर एम्प्लॉइज हो सकते हैं इंडस्ट्री के, जो ऑलरेडी कहीं और पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बच्चों सिंपल सी बात है, मार्केट में आप भी रहते हो, आप भी बिजनेस फैमिली से ही बिलोंग करते हो। एक किसी के यहाँ का जो अच्छा बंदा होता है, अच्छा एम्प्लॉय होता है, उसके ऊपर सबकी नजर रहती है, पूरी मार्केट की। लोग उसको पिन चुबोते रहते हैं, आ जाना हमारे पास, आ जाना हमारे पास। खासकर जब सीजन होता है तब तो डबल भी सैलरी दे देंगे, और सीजन निकाल करके अपना, भाई अब नहीं बन रही बात, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ऐसी रिसर्च करना कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर, है ना, पूरी इंडस्ट्री के अंदर अच्छे अच्छे एम्प्लॉइज कौन है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। एचआर मैनेजर ये कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करते रहते हैं, कंडक्टिंग पर्सोनल रिसर्च। और परफॉर्मेंस अप्रेजल में और इसमें एक थिन लाइन डिफरेंस यही है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में तो जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम उनकी क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन पर्सनल रिसर्च क्या होती है, जो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। कहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनमें बेहतर कौन है ना, जिनको हम अपनी ओर क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये काम करना भी किस पे ही है, मतलब किसको परफॉर्म करना होता है, एचआर मैनेजर को परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट है बच्चों, रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड रखना। ऐसा रिकॉर्ड रखना बेटा, कौन एम्प्लॉय कितने दिन आया, कितने टाइम आया, है ना, कब उसने रिपोर्ट किया, शाम को कितने बजे गया। आजकल इतना लोड लेने का ही नहीं है। बताऊं कैसे, पहले होता था रजिस्टर भर रहे हो तुम, हालांकि अभी भी लोग करते हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम। मैंने बड़े सारे, मैं अभी एक हॉस्पिटल में गया हुआ था, तो वहाँ पे लगभग लगभग 800-900 लोगों का स्टाफ काम करता है। तो सुबह ही सुबह में वहाँ पे क्या होता है ना, कि जब सारे एम्प्लॉइज आते हैं ना, तो उन्होंने बायोमेट्रिक लगाई है। क्या लगाई है, बायोमेट्रिक लगाई है। और बायोमेट्रिक पे आके लोग अपना क्या लगाते हैं, हाँ, थंब क्या करते हैं, अपना स्कैन करते हैं। और जितने भी बजे बंदा आया, सारी चीजें, उसकी अटेंडेंस भी लग जाएगी, उसका टाइम भी रिकॉर्ड हो जाएगा। जब वो शाम को जाता है तो तब भी उसे ऐसा करना होता है ना। वो थंब को क्या करना होता है, स्कैन करना होता है, कितने बजे गया। अच्छा लेट्स सपोज उसे बीच में जाना पड़ गया किसी दिन, मैनेजर की अप्रूवल लेकर के जाएगा, जब ही थंब लगा के जाएगा, उसके पहले नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक बच्चों, पता है इससे क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी हमने इंस्टॉल कर दी, तो इससे ना पेरोल शीट बनाने में क्या रहती है, आसानी। ऑटोमेटिक बन रही है पेरोल शीट, इसके कितने इंसेंटिव बैठ रहे हैं, क्या चीज है, पूरा रिकॉर्ड रखना, कितने एम्प्लॉइज है, किसकी कितनी ट्रेनिंग्स हो चुकी है, कितने दिन आया है, कितनी उसकी पेड लीव है, कितनी उसकी अनपेड लीव है ना, कितनी लीव उसकी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है अगले साल में। ऐसा होता है ना, लगभग लगभग जैसे आईटी कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, तो वो 1 महीने के आसपास का क्या देती है, पूरे साल की क्या देती है, छुट्टी देती है। मतलब 30 छुट्टियां मिलती है, कि वो आप छुट्टी भी ले सकते हो और पैसा भी मिलेगा। क्या भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना होता है। तो ये कौन रखेगा, बोलो ना, ये कौन रखेगा। किसी के माइंड में ये नहीं आ रहा, तो फाइनेंस वाला क्या करेगा। हाँ, अरे आगे का काम कौन करेगा, फाइनेंस वाला करेगा, लेकिन ये बैकएंड का काम है, ये कौन करेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर पेरोल शीट बना करके किसको दे देगा, फाइनेंस वाला एंट्री, खाते में एंट्री कराएगा। समझ में आ रही है ना, फंड्स को ट्रांसफर करने का काम करेगा। कई बारी बच्चों को आ जाता है डाउट कि जब ये पेरोल शीट ये बनाएगा तो फाइनेंस वाले क्या करेंगे। अबे फाइनेंस वाले को कोई ना पता है कि कौन कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, ये तो किसको ही पता है, एचआर मैनेजर को ही पता है ना। ये तो चलो आगे, ये तो रिकॉर्ड कीपिंग समझ में आया। रट्टे की तो जरूरत नहीं है, कभी रट्टा लगा रहे हो इसमें, भाई सिंपल सी बात है। 8 स्टेप हो गए, पर्सनल की रिसर्च करना, रिकॉर्ड कीपिंग करना। अच्छा आगे देखना, रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ पॉलिसीज रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग पॉलिसी कौन बनाएगा, एचआर।
वो पॉलिसी सही बनी है या नहीं बनी है, वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, उनको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर भी पा रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे हैं, उनका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बस ऐसे बनाने के लिए बनाई है हमने। ये जो पॉलिसी ऑलरेडी बना के रखी है, इनको चेक करना वापस से, उन्हें रिव्यू करना, क्या करना, उनकी इफेक्टिवनेस को रिव्यू करना कि वो वर्किंग है या नहीं है, इनका कुछ फायदा हो भी रहा है या बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए है, उनका ऑडिट करना, क्या करना, ऑडिट करना। ये सब काम किसका है? अगर कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी हमारी वर्क नहीं कर रही है तो उस पॉलिसी को चेंज करके फिर दूसरी पॉलिसी लेके आएंगे ना, है ना। तो उनके रिगार्डिंग जितनी भी पॉलिसी बना रहा है वो एचआर मैनेजर बना रहा है, उसको रिव्यू करने का मतलब वापस से देखने का काम, उसका ऑडिट करने का, चेकिंग करने का काम भी किसका ही है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ही है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है बच्चों, मेंटेनिंग लेबर रिलेशन। लेबर रिलेशन मतलब एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन मेंटेन करना। ये भी काम किसका ही है? क्यों क्यों है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम क्यों है लेबर रिलेशन मेंटेन करना? अबे वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? लोग। अच्छा, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल इफेक्टिवली एंड, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोगों को मैनेज करते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। लेबर रिलेशन मेंटेन करना इज अ पार्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल। अरे नहीं तो छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे भाई, तुम रिलेशन मेंटेन नहीं करोगे। स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या थी? जान दो। स्टाफिंग इज द दैट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग। तीनों तीनों चलो तीनों में से बताओ, तीनों में से ये जो मेंटेनिंग लेबर रिलेशन बोल रहा है ना, कौन से वर्ड को मैनेज मैनेज करना है ना उन्हें, तो उससे ताल्लुक रखता है। मैनेज नहीं करें छोड़ के भाग जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो लेबर के साथ रिलेशन मेंटेन करना ये भी किसकी है? ये भी किसकी एक्टिविटी है? एचआर मैनेजर की एक्टिविटी है। नेक्स्ट है बच्चों, देखो क्या है ना, मैं बताता हूं। आप ना जब बिजनेस की लैंग्वेज से देखते हो, बिजनेस की लैंग्वेज से देखते हो, तो हम उन्हें एम्प्लॉइज बोलते हैं, पर्सोनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेकिन कई बार हम जनरल टर्म यूज करते हैं, और ये जो लेबर वर्ड है ना, इकोनॉमिक्स का वर्ड है। किसका वर्ड है? इकोनॉमिक्स का वर्ड है। कि जब भी कोई भी बंदा इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, और वो किसकी फॉर्म में परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जब भी वो बंदा इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में कर रहा है, तो उसे लेबर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हालांकि इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो लेबर का मतलब वहां पे अगर डॉक्टर भी है ना, तो डॉक्टर को भी क्या बोलेंगे? लेबर बोलेंगे। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसे भी क्या बोलेंगे? लेबर। मतलब वहां पे क्या कवर कर रहे हैं, वहां पे इसका वाइड स्कोप ये है कि जो भी बंदा इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसे क्या बोल रहे हैं हम? लेबर। लेकिन इसका यहाँ पे क्या मीनिंग है कि कोई भी बंदा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो एम्प्लॉयमेंट में है, किसमें? उसे लेबर बोल रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे पर्सनल लिख सकते हैं और एम्प्लॉयज भी लिख सकते हैं, ये बहुत जनरल टर्म है। ठीक है ना। लेबर से मतलब ये मत सोचना कभी तुम सोचो वो वर्कर है ना, मजदूर, कभी वो सोचो वो वाला नहीं है, सब कवर हो गए इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, हैंडलिंग ग्रीवांसेस एंड कंप्लेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज। इसका मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली वो देता हूँ एग्जांपल। अभी क्या है कि जितनी भी आईटी कंपनीज है, अभी तो वो वर्क फ्रॉम होम करा रही थी। अभी सारी की सारी आईटी कंपनीज है, कुछ के नोटिस आ चुके हैं, कुछ की मेल एम्प्लॉयज को आ चुकी है कि भाई अक्टूबर से अप्लाई हो गया। जैसे आपका टीसीएस वगैरह है तो इनका अक्टूबर से क्या हो गया? अप्लाई हो गया था 1 अक्टूबर से कि तुम्हें ऑफिस में जाके करना कंप्लीटली। कुछ कंपनी अभी, जैसे कल इन्फी की कल मेल आई है कि हाइब्रिड मॉडल पे काम करेंगे, कि 2 दिन आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे, बाकी दिन आप ऑफिस में जाएंगे, 3 दिन जाकर के आप ऑफिस में काम करेंगे। ठीक है ना। अब यार जैसे कल ये मेल आई तो बड़े सारे लोगों की दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई? बहुत सारे जो फीमेल वर्कर्स है वो ऐसे हैं जो अपने घर, अपने अभी 2-3 साल हो गए, 3 साल हो गए इन बातों को, 3-3.5 साल हो गए, तो वो अपने घर के कामकाज भी क्या कर ले रही है? संभाल ले रही है, और साथ में किसको भी मैनेज कर ले रही है ना। मतलब अपनी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, और अपनी जो पर्सनल लाइफ है या जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको बड़े इजीली क्या कर ले रही है? हैंडल कर ले रही है। लेकिन ऐसी बड़ी सारी अभी फीमेल वर्कर्स होंगी, है ना, एम्प्लॉइज होंगी, जिनको क्या आएगी? दिक्कत आएगी, है ना। किसी को अच्छा मेडिकल अर्जेंसी होगी, किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा होगा, वो नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही ना। अब ये सारे एम्प्लॉइज जाके किसको कंसर्न करेंगे? मतलब अपना जो कंसर्न है, अपना जो इशू है, वो किसको रेज करेंगे? हाँ, बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं? हैंडलिंग ग्रीवांसेस। ग्रीवांसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स।
जो प्रॉब्लम्स होती है या जो कंप्लेंट्स होती है किसकी, एम्प्लॉइज की, वो भी कौन हैंडल करेगा? मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, मेरी सिस्टर ने क्या किया, अपने मैनेजर को क्या किया, मेल लिखी कि कल उसकी मेल आई है कि अभी आना है, तो हैदराबाद की उसकी लोकेशन है, ठीक है ना, उसने बोला कि मैं हैदराबाद नहीं आऊंगी, ठीक है ना, वो काफी 1700 किलोमीटर है, ठीक है ना, और वैसे भी मतलब अब उसकी अपनी पर्सनल वो है, चॉइस है कि भाई वो नहीं जाएगी, वो कह रही मेरे को कि कहाँ की, आसपास की, हमारे एरिया के आसपास की डीसी अलॉट कर दो, जो बेस लोकेशन है वो आसपास की गुड़गांव की दे दो, आप नोएडा की दे दो, है ना, तो वहाँ की अब मैनेजेबल है लेकिन उतने नहीं है। अब ये सारी ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, तो ये कौन ही, अभी उसने अपने मैनेजर को बोला, मैनेजर ने बोला आप किसको मेल लिखो, एचआर को मेल लिखो, फिर उसने किसको मेल लिखी, एचआर को मेल लिखी। अच्छा, एचआर भी सारे डिसीजन लेता है, एचआर भी फिर वो मतलब ऊपर अपने भी मैनेजर से पूछेगा, फिर वो आपस में क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे, अगर पॉलिसी अलाउ कर रही है ऑर्गेनाइजेशन की तो जब जा करके चीजें होंगी, ठीक है ना, लेकिन हैंडल कौन ही करेगा इसको, एचआर करेगा प्राइमरीली, तो ठीक है ना, वो बात अलग है कि सबके कंसल्टेशन से करेगा, जो कंसर्न मैनेजर है उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, एचआर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कंपनी की पॉलिसी अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको उन सारी चीजों को देखते हुए वो हैंडल करेगा, ठीक है ना। अच्छा, मान लिया अभी क्या हो रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट में जो ज्यादातर एम्प्लॉइज है उनकी कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मैनेजर हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है, जो हमारा मैनेजर है, तो फिर ये भी कौन टैकल करेगा, एचआर मैनेजर ही करेगा ना, मतलब बेसिकली मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, किसके, ग्रीवांसेस के, है ना, ग्रीवांसेस कुछ भी हो सकती है, एक तो मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि भाई लोग, अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे ही चाहेंगे कि जी नहीं हमें तो क्या दे दो, वर्क फ्रॉम होम ही दे दो, क्या दे दो, मत बढ़ाना हमारी सैलरी, वर्क फ्रॉम होम ही दे दो, कम से कम यह मैनेजेबल तो है, बाहर जा करके तुम क्या होगा, आधी से सैलरी ऐसे ही चली जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे हम मैनेज कर लेते हैं, तो इस तरह की चीजें हैं, तो वो एचआर मैनेजर ही हैंडल करेगा। नेक्स्ट है बच्चों, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज लाइक रिटायरमेंट बेनिफिट, किसको पेंशन मिलनी है, किसको ग्रेचुटी मिलनी है, किसको पीएफ मिलना है, पीएफ कितना कटेगा उसका, कितना उसको कितना मिलेगा, पीएफ का खाता मैनेज करना, अपने आप ही मैनेज करेंगे हम या गवर्नमेंट, मतलब कुछ तो बेनिफिट्स ऐसे होते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट जो कंपनी अपना ही एक ट्रस्ट बना करके मैनेज करती है, नहीं समझा क्या, आप एम्प्लॉइज हो, आपकी सैलरी में से पैसा कट रहा है, तो वो जो पैसा जो आपका इकट्ठा हो रहा है वो कंपनी अपने आप ही मैनेज कर रही है, लेकिन जैसे पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, वो गवर्नमेंट मैनेज करती है ना, काटना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एचआर मैनेजर की, मतलब कंपनी की, कंपनी में कौन काटेगा, एचआर मैनेजर, बिकॉज एम्प्लॉय को वही देख रहा है, पेरोल शीट तो वही बना रहा है ना। अच्छा, किसकी कितनी एक्स्ट्रा सैलरी बैठती है, अलाउंसेस बैठते हैं, बोनस किसमें कितना बैठ रहा है, परफॉर्मेंस बोनस कितना है, तो ये सारी चीजें कौन देखेगा, रिटायर, ये सारी चीजें देखेगा एचआर मैनेजर, और रिटायरमेंट के बाद की भी जो चीजें हैं वो भी कौन देखेगा, एचआर मैनेजर देखेगा कि किस बंदे को पेंशन मिलनी है वगैरह वगैरह, या ग्रेचुटी वगैरह होगी या बाकी अदर बेनिफिट्स हो गए, ठीक है ना। और जैसे कि मैटरनिटी लीव्स होती है, पैटर्निटी लीव्स होती है, पता है आपको मैटरनिटी लीव्स और पैटर्निटी लीव्स क्या होती है, नहीं पता। मैटरनिटी लीव्स होती है जब फीमेल एम्प्लॉइज जो फीमेल एम्प्लॉय जो है वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस दौरान हमारे भारत के अंदर कानून है, लगभग लगभग आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 महीने की क्या मिलती है, लीव मिलती है, पेड लीव मिलती है 6 महीने की। वो डिपेंड करता है कि आपकी वर्क मतलब जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब एक बेसिक मे बी शायद 6 महीने, मेरे को एग्जैक्ट याद ना हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, क्या चीज, गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट में भी इक्वली एप्लीकेबल है, ठीक है ना। मैटरनिटी लीव जब भी कोई फीमेल एम्प्लॉय प्रेग्नेंट होती है तो उसको 6 महीने के करीबन की क्या मिलती है, छुट्टियां मिलती है, पेड लीव मिलती है, ऐसे नहीं कि छुट्टी अब पैसे नहीं मिलेंगे, पैसा भी मिलेगा, पेड लीव समझ रहे हो आप, छुट्टी भी और पैसा भी, ठीक है ना। ऐसी एक पैटर्निटी लीव होती है, क्या होती है, पैटर्निटी लीव, पैटर्निटी लीव मिलती है मेल मेंबर को, है ना, जो जो फादर बनने वाला है बंदा, बिकॉज उसको अपनी वाइफ की क्या करनी है, टेक केयर करनी है, समझा क्या, ए हंसने की क्या बात है, ये भी कोई हंसने की बात है, क्यों भाई, अभी क्या है, वैसे भी आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, हम दो हमारे दो, कौन टेक केयर करेगा, ठीक है ना, तो दैट्स ये अभी आया हुआ कॉन्सेप्ट है, मतलब गवर्नमेंट ने इसे भी कुछ जगह मैंडेटरी किया है, ठीक है ना, धीरे धीरे, मतलब प्राइवेट वाले भी देते हैं पैटर्निटी लीव, वो बात अलग है, उन्हें 6 महीने की नहीं मिलती, उन्हें थोड़ा कम मिलती है, ठीक है ना, एग्जैक्ट मेरे को नंबर याद नहीं है, अभी माइंड से स्किप हो रहा है, सुनो। तो ये इस तरह के सोशल सिक्योरिटी भी और वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देखना कि क्या क्या मिलेंगे उन्हें, और एम्प्लॉय का वेलफेयर,
किन चीज़ों में हो रहा है या कैसे होगा। तो ये सारे जितने भी मसले हैं ये सब कौन हल करता है? एचआर मैनेजर। आगे अब हुआ यूं कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है बजाज शुगर मिल का, उसमें बॉयलर फट गया, ठीक है ना फटे, है ना, लेकिन मैं पास्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ कि वो फटा है, उसमें बॉयलर फटा है। अब उसमें एक एम्प्लॉय को बहुत भारी इंजरी हो गई, ठीक है, या उसमें ऐसा मान सकते हो कि बहुत गलत हुआ कि वो एम्प्लॉय की डेथ हो गई। क्या हो गई? डेथ हो गई बॉयलर फटने से। अब एम्प्लॉय के फैमिली वालों ने, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने या उसके जो फैमिली वाले हैं उन्होंने क्या कर दिया? कंपनी के ऊपर केस कर दिया। क्या कर दिया? केस कर दिया। एचआर मैनेजर का काम क्या है? कंपनी को केस से बचाना, या नहीं वो ठोको इसके ऊपर, कंपनी के ऊपर केस, है ना। किसका पॉइंट ऑफ व्यू रखना? कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू रखना, कंपनी को बचा के रखना। किससे? लॉ सूट से, मतलब जो भी केस फाइल हुआ है आपके ऊपर उससे बचा के रखना, वही लिखा है। डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स, कंपनी को बचा के रखना किससे? हाँ, लॉ सूट्स का मतलब क्या होता है? जो केस किया है ना आपने, मतलब आपने इन द सेंस एम्प्लॉइज ने जो कंपनी के ऊपर केस किया है, तो उससे क्या करना है? कंपनी को बचा के रखना है, डिफेंड करना है, ठीक है ना। एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस, और किसको अवॉइड करना? जो कंपनी के ऊपर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आएगी। लेट सपोज अगले वाला जो है, जो पार्टी है, उसका वकील बोल रहा है कि जी 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दो, है ना, या कंपनी के जो रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं जिनको बॉयलर को रेगुलर क्या करनी थी? टेस्टिंग करनी थी, उनकी केयरलेसनेस है, उनको 10 सालों की जेल होएगी, ठीक है ना। तो ये कंपनी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन आ रही है, ठीक है ना, कानूनी ऑब्लिगेशन आ रही है, उन्हें कोई कॉम्पनसेशन देना पड़ रहा है। तो इसका इम्पैक्ट कम से कम कराना, कम से कम कराना। ऐसे नहीं ये वहां पे क्या उधर जाके अड़ जाएगा कि नहीं नहीं होगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बचा देगा कंपनी को, बिल्कुल और वो कर देगा, हटा देगा, अपनी कोशिश करेगा पूरी। बाकी तो लेट द कोर्ट डिसाइड, है ना, कोर्ट को डिसाइड करने दो कि वो क्या करेगी। कोर्ट के आगे इसकी कोई ना चलेगी, कोर्ट जो डिसाइड करेगी, जो फैसला सुनाएगी वो होगा। लेकिन मरते दम तक, जब तक है जान, ये क्या करेगा? बिकॉज किसका नमक खाया है? कंपनी का नमक हराम कोई बनेगा, ठीक है ना। नमक खाया भाई कंपनी का, तो कंपनी का तो पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा ही ना, कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट रखेगा। तो डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉसूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट है बच्चों प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज। फाइनली ये लाइन बोल करके या ये शब्द बोल करके इसने सब चीज कवर कर ली। ऐसी कोई भी चीज जो भी एम्प्लॉयज के मसले में हो, है ना, एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग जो भी एक्सपर्ट चीजें है ना, सारी चीजें कौन परफॉर्म करेगा? ये परफॉर्म करेगा। मुझे बताओ, कोई डाउट है क्या? चाहते तो मैं ये बोल सकता पढ़ लो इन्हें, बस रट लो, लेकिन नहीं, थोड़ा समझ के उस चीजों को माइंड में रिटेन करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। अगर वैसे तो पूछना नहीं चाहिए क्वेश्चन, बहुत जनरल क्वेश्चन है, लेकिन अगर फिर भी ये पूछते हैं कि ऐसी कोई तो 10-12 एक्टिविटी बता दो जो एचआर मैनेजर परफॉर्म करता है, तो क्या आप बता सकते हो? 8 तो छापो छापो छापो, बैक टू बैक चिपक के बोल दो। जॉब एनालिसिस, recruitment, selection, placement and orientation, training and development, performance appraisal, promotion and career planning, compensation. Next है conducting personnel research, और बोलो आगे, record keeping of the employees, review and audit of the policies regarding the employees, ठीक है ना, और बोलो मैनेजिंग लेबर रिलेशन या मेंटेनिंग लेबर रिलेशन, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स, ठीक है ना, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज, हैंडलिंग ग्रीवांसेस एंड कंप्लेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज, कुछ भी लिखो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप लिख देना। सारी चीजें आ गई, सारे ही बोल दिए हमने। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ बोलो ना बच्चों। बच्चों आज के लिए इतने रखते हैं, वैसे तो अभी 5 मिनट हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ये टॉपिक को शुरू करूंगा ना मैं, तो फिर ये बीच में खत्म नहीं होएगा, बाहर बच्चों को वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगेगी। उसके पहले आप क्या करके दिखाओगे मेरे को? चलो रिकॉर्डिंग बता ही देता हूँ मैं अभी आपको। क्या करेंगे आप? स्टाफिंग की दोनों डेफिनेशन लिख के दिखाओ मेरे को, ठीक है ना। तब तक उसके बाद देन इकोनॉमिक्स स्टार्ट करें।